इस स्लाइड में बात करते हैं मॉसबी के क्वेश्चन नंबर 172 क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं हम। क्या हमसे पूछना चाह रहा है, अ क्लाइंट आर्टेरियल ब्लड गैस रिपोर्ट इंडिकेट, उसका पीएच 7.52 है, उस व्यक्ति का PCO2 32 है एंड SCO3 उसका 24 है। व्हाट डज द नर्स आइडेंटिफाई एज पॉसिबल कॉज ऑफ दिस रिजल्ट। इनमें से क्या उस व्यक्ति को हुआ होगा जिसकी वजह से उसकी ABG रिपोर्ट ये आ रही है। तो बच्चे सबसे पहले सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करते हैं ABG को। आपने पढ़ी होंगी ABG की नॉर्मल वैल्यूज़। तो हम क्या कहते हैं, पीएच जो होता है उसमें नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 टू 7.45। जो PCO2 होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है बच्चे, 35 टू 45। PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की नॉर्मल वैल्यू होती है 70 टू 100 और HCO3 की नॉर्मल वैल्यू होती है 22 टू 26। सबसे मेन याद रखिए, एक तो आप याद किस किस का रखना है, आप ये ध्यान से समझ लीजिए। एक तो SCO3 का याद रखिएगा 22 टू 26 होती है पहली चीज़। एक PCO2 का याद रखिएगा 35 टू 45 होती है और एक पीएच याद रखिएगा। अगर ये तीन चीज़ें आपको याद है तो मैं आपको पूरी ABG ऑन टिप्स सॉल्व करवा सकता हूँ। एक बात ध्यान रखना बच्चे कि जब भी अगर PCO2 की बात हो रही होगी, यानी समझ जाओ रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है। PCO2 बोले तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड एंड HCO3 बाइकार्बोनेट बोले तो किडनी से रिलेटेड होता है, इसलिए यह मेटाबॉलिक होता है। जब भी मेटाबॉलिक की बात आएगी आप SCO3 का लेवल देखोगे, जब भी रेस्पिरेटरी की बात आएगी आप PCO2 का लेवल देखोगे, क्योंकि PCO2 आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, लंग्स से, एंड SCO3 को रेगुलेट करता है किडनी। ये दोनों बातें आप जब डिटेल्स में पढ़ते हैं तब हम सॉल्व करते हैं। हमें तो सिर्फ देखना है हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सी बात, अगर कभी भी पीएच बढ़ती है तो उसको एसिडोसिस कहा जाता है, जब पीएच कम होती है तो उसको एल्कलोसिस कहा जाता है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो उसको एसिडोसिस कहा जाता है, और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी में कम होती है तो उसको एल्कोलोसिस कहा जाता है। बाइकार्बोनेट याद रखना बच्चे, बाइकार्बोनेट बेस होता है। बेस बाइकार्बोनेट जब बढ़ता है तो एल्कोलोसिस होगा, और जब ये कम होता है तब एसिडोसिस होगा। समझ जाइए, ये तीन चीज़ें अगर आप समझ गए, आप CO2 को एज ए एसिड मान के चलिए बॉडी में, एज ए एसिड। जब वो बढ़ेगा तो एसिडोसिस होगा, जब वो कम होगा तो एल्कलोसिस होगा। और बाइकार्बोनेट को एज अ बेस मान के चलिए आप बॉडी में, जब वो बढ़ेगा तो एल्कलोसिस होगा और कम होगा तो एसिडोसिस होगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको पता है। अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, रोम, ROME, यानी आपको मैं अभी एरो बनाना सिखाऊंगा, और अगर दो एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो बच्चे, जब भी दो एरो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ME यानी सेम, SAME, सेम की स्पेलिंग क्या होती है, SAME, यानी जब दो एरो सेम दिशा की तरफ जा रहे होते हैं तो हम बोलते हैं ये ME है। ME बोले तो मेटाबॉलिक है। और अगर दो एरो, अभी मैं आपको एरो बनाना सिखाऊंगा, अगर एक एरो ऊपर जा रहा होगा और एक एरो नीचे जा रहा होगा, यानी दोनों एरो एक दूसरे के रिवर्स होंगे, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स एरो। बोले तो किस चीज़ को दर्शाते हैं, रेस्पिरेटरी को दर्शाते हैं रिवर्स, और सेम एरो दर्शाते हैं मेटाबॉलिक को, ROME, यानी रिवर्स जब भी एरो जाएंगे तो रेस्पिरेटरी, और अगर सेम डायरेक्शन में एरो जाएंगे तो मेटाबॉलिक। एग्जाम्पल के लिए देखिए ये कह रहा है एक व्यक्ति का पीएच 7.55 है। बच्चे पीएच की नॉर्मल वैल्यू क्या थी, 7.35 टू 7.45। अब इसकी पीएच क्या है, ज़्यादा है, 45 से ज़्यादा है 55, तो पीएच का एरो कहाँ गया, ऊपर गया। अब देखिए PCO2 की नॉर्मल वैल्यू क्या थी, 35 टू 45, तो ये तो नॉर्मल रेंज में है। और HCO3 की वैल्यू कितनी थी, 22 टू 26 नॉर्मल वैल्यू, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 33, यानी ये भी बढ़ी हुई है। पीएच बढ़ा हुआ था, हमने एरो बना दिया, ऊपर को बढ़ा हुआ है। HCO3 देखो ये भी बढ़ा हुआ है, हमने एरो बना दिया, बढ़ा हुआ है। अब देखो दोनों एरो सेम डायरेक्शन में, मैंने क्या बताया था, जब भी दोनों एरो सेम डायरेक्शन में हो वो मेटाबॉलिक होता है। तो पहले तो यहाँ पर जब भी आपसे आंसर पूछे एग्जाम में लिख दो कि अगर दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये मेटाबॉलिक है।
अब मेटाबॉलिक क्या, एसिडोसिस या एल्कोलोसिस, उसको देखो। HCO3 बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ है, HCO3 बढ़ा हुआ है। अब यहाँ देखो, मैंने कहा था HCO3 बेस होता है, बाइकार्बोनेट बेस होता है, और जब HCO3 बढ़ता है तो एल्कोलोसिस होता है। तो हमने पता तो कर लिया कि दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये मेटाबॉलिक है, मेटाबॉलिक है। और अब क्योंकि बेस बढ़ रहा है, बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, जब भी बाइकार्बोनेट बढ़ता है हमको पता है हम उसे क्या कहते हैं, एल्कलोसिस। इसीलिए आंसर क्या चले जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। समझ में आया। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखो pH 7.32, हमें पता है नॉर्मल कितना होता है, 7.35 टू 7.45, तो pH हो रहा है कम। PCO2 70, हमें पता है नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 35 टू 45, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 70, यानी PCO2 रहा है बढ़। पार्शियल फ्रैक्शन ऑक्सीजन नॉर्मल है और बाइकार्बोनेट भी 22 टू 26 होता है, तो ये भी नॉर्मल है। यानी pH तो कम हो रहा है और PCO2 बढ़ रहा है, यानी ये एरो एक दूसरे के रिवर्स जा रहे हैं। और जब भी एरो एक दूसरे के रिवर्स जाते हैं, RO रिवर्स बोले तो रेस्पिरेटरी, जब भी रिवर्स जाएंगे, अपोजिट जाएंगे, RO रिवर्स यानी अपोजिट जब भी जाते हैं, आंसर क्या होता है, रेस्पिरेटरी। तो यहाँ पर लिख दो रेस्पिरेटरी। भाई एरो एक दूसरे के उल्टे जा रहे हैं, तो ये रेस्पिरेटरी है। अब रेस्पिरेटरी में देखो क्या हो रहा है, PCO2, जिसको हमने क्या बोला है कि एक तरीके का एसिड मानो इसे, तो PCO2 बढ़ रहा है, यानी एसिड बढ़ रहा है बॉडी में, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सिंपल है। यहाँ पर आपको pH तीनों को कंपेयर करना है। कभी भी क्वेश्चन आए, देखो pH ऊपर जा रहा है यानी PCO2 ऊपर जा रहा है यानी SCO3, तो यहाँ अगर ये दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मेटाबॉलिक होगा, और मेटाबॉलिक में देखिए बेस बढ़ रहा है तो एल्कलोसिस हो जाएगा। फिर दोनों पूरे क्वेश्चंस को देखिए, देखिए pH कम हो रहा है, PCO2 बढ़ रहा है, जो एरो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रेस्पिरेटरी होता है, और देखिए PCO2 यानी एसिड बढ़ रहा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसी तरीके से बच्चे अब ये देखो, इसमें क्या हो रहा है, pH 7.35 टू 7.45 होता है, तो pH 7.35 से लेके 7.45 होता है। अब आप बोलोगे बच्चे ये तो नॉर्मल है, लेकिन नहीं, ये भी हमें देखना होता है किस तरफ झुका हुआ है। तो बच्चे 7.35 एसिड की तरफ झुका हुआ है, ठीक है, तो pH कम बोलेंगे क्योंकि वो एसिड की तरफ झुका हुआ है। और PCO2 कितना होता है नॉर्मल, 35 टू 45, 35 टू 45, तो PCO2 क्या किया हुआ है, बढ़ा हुआ है, PCO2 बढ़ा हुआ है। और SCO3 भी आप देखेंगे 22 से 26 होती है, लेकिन यहाँ पर कम है, यहाँ पर SCO3 भी कम है। अब आप देखेंगे pH का रिलेशन किसके साथ, आप देखोगे pH और PCO2 का लेवल, क्योंकि PCO2 बढ़ा हुआ है लेकिन pH क्या है बच्चे, एसिड की तरफ है, pH एसिड की तरफ है, तो पहले तो आप इसको क्या कहोगे, रेस्पिरेटरी। आप क्या कहोगे, रेस्पिरेटरी, क्योंकि आप pH देखो, pH एसिड की तरफ है, इसीलिए आप CO2 को देखोगे। आप कहोगे ये दोनों एरो आपस में रिवर्स जा रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि 7.35 टू 7.45 जो नॉर्मल pH है उसमें भी pH एसिड की तरफ झुका हुआ है, इसीलिए हम एसिड को देखेंगे। तो pH दोनों डायरेक्शन आपस में एरो अपोजिट जा रहे हैं तो रेस्पिरेटरी, और PCO2 का लेवल बढ़ा हुआ है, तो जब एसिड बढ़ता है, एसिड बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिडोसिस, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आंसर हो जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। अगर इसमें pH बढ़ा हुआ होता, ध्यान देना बच्चे, अगर इसमें pH ऊपर की साइड होता, pH 7.35 ना होकर 7.45 होता, तो आप pH और SCO3 को कंपेयर करते, लेकिन क्योंकि pH 7.35 की तरफ नीचे की तरफ झुका हुआ है तो आप एसिड को देखोगे। उसके बाद अब मुझे बताओ बच्चे, एक दो चार चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को एम्फाइसीमा हुआ, बहुत बार पूछेगा, अगर किसी व्यक्ति को एम्फाइसीमा हुआ, एम्फाइसीमा या जब भी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना बच्चे, क्या ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जा पाएगी? अगर रेस्पिरेटरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, चाहे अस्थमा हो, चाहे एम्फाइसीमा हो, कुछ भी हो ऐसा जिसमें व्यक्ति को रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी हो रही है,
क्या वो बाहर सांस को छोड़ पाएगा? क्या वो CO2 को बाहर एलिमिनेट कर पाएगा? नहीं। यानी कि उसकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा CO2 और कम हो जाएगा O2। ये बात हम जानते हैं। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी में CO2 बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन कम हो जाएगा, क्योंकि CO2 बॉडी से बाहर नहीं जा पाई। और मुझे बताइए, जब CO2 बढ़ जाती है, CO2 का हमने कहा यह एक एसिड होता है, जब CO2 बढ़ जाती है तो व्यक्ति में देखने को मिलेगा एसिडोसिस। और अगर बहुत अच्छे से बोलो तो क्या देखने को मिलेगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसीलिए कई बार वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एम्फाइसीमा में बताओ कौन सा क्या कहेंगे, पीएच एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलेगी? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ध्यान रखना, एम्फाइसीमा तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो कोई सी भी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आपको बोल दे कि रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, समझ जाना CO2 का लेवल बढ़ेगा बॉडी में। और जब भी CO2 बढ़ता है वो एसिडोसिस होता है। और किससे जुड़ा होता है? रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एक और बात ध्यान से सुनिए, मान लीजिए वो कहता है किसी का गैस्ट्रिक लवाज किया गया। अब ये देखिए, ये आपका स्टमक है, यहाँ पर आपका HCl है। क्या है बच्चे? HCl। अब अगर इस HCl को निकाला जा रहा है, गैस्ट्रिक लवाज में यही तो होता है बच्चे, आपके स्टमक कंटेंट को बाहर निकाला जा रहा है। अब HCl क्या होता है? एसिड होता है। और जब आप एसिड को बाहर निकाल रहे हो तो क्या बॉडी में एसिड कम हो रहा है? जी हाँ। तो जब एसिड कम होता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? जब एसिड कम होता है तो उस कंडीशन को एल्कलोसिस। क्या कहते हैं बच्चे? एल्कलोसिस। यहाँ पर देखिए, एल्कलोसिस। एल्कलोसिस क्यों? क्योंकि एसिड तो बाहर जा रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि एसिड कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे, अगर एसिड कम हो गया तो बेस बढ़ जाएगा, यानी एल्कलोसिस हो जाएगा। और बच्चे क्या है, इसका रेस्पिरेशन से कोई लेना देना है? नहीं। तो हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो हर साल वो पूछता है कि गैस्ट्रिक लवाज में क्या देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी में क्या देखने को मिलेगा? CO2 बढ़ रहा है, इसीलिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब मुझे बताओ, वॉमिटिंग में क्या देखने को मिलेगा? बहुत बारी ये प्रश्न पूछा हुआ है। अब देखिए, वॉमिटिंग में भी तो क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक का जो कंटेंट है HCl वो बाहर जा रहा है, वो बाहर जा रहा है। हमारी वॉमिटिंग यानी हम वॉमिट करें तो हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो बाहर जा रहा है। गैस्ट्रिक कंटेंट क्या है? HCl। HCl बाहर जा रहा है तो एसिड कम हो रहा है। जब एसिड कम हो रहा है तो उत्तर जाएगा एल्कलोसिस, क्योंकि एसिड तो कम हो गया तो उस व्यक्ति को होगा एल्कलोसिस। और क्या रेस्पिरेशन से इसका कोई लेने देना है? नहीं। आंसर जाएगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि एसिड बाहर चली गया, एसिड कम हो गया तो एल्कलोसिस। अब मुझे बताइए, डायरिया में क्या देखने को मिलेगा? एक बात ध्यान रखना बच्चे, जब भी आपके गैस्ट्रिक से कुछ बाहर जाए, तो जब भी गैस्ट्रिक से बाहर जाता है तो जो बाहर जाता है वो एसिड होता है, HCl। लेकिन जब भी आपसे पूछे कि आपके इंटेस्टाइन वगैरह से कुछ बाहर गया है, आपके इंटेस्टाइन से कुछ बाहर जा रहा है, तो जब भी इंटेस्टाइन से कुछ बाहर जाता है, इंटेस्टाइन का जो फ्लूइड होता है, ज़्यादातर जो इन्वायरमेंट होता है वो बाइकार्बोनेट से रिच होता है बच्चे। बाइकार्बोनेट वहाँ पर ज़्यादा होता है, और बाइकार्बोनेट क्या होता है? बेस। तो अगर कभी भी इंटेस्टाइन से कुछ बाहर जा रहा है तो बेस बाहर जाएगा, और कभी भी स्टमक से कुछ बाहर जा रहा है तो एसिड बाहर जाएगा। अब अगर वॉमिटिंग हो रही है तो एसिड कम, अगर गैस्ट्रिक लवाज यानी सक्शनिंग कर रहे हैं तो एसिड कम। लेकिन अगर डायरिया लग जाए व्यक्ति को, अगर उस पर्सन को डायरिया हो जाए तो उसके इंटेस्टाइन का बेस यानी बाइकार्बोनेट बाहर चले जाएगा। और जब बेस बाहर चले जाएगा यानी बेस कम हो जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा व्यक्ति में? एसिडोसिस। क्योंकि बेस तो कम हो गया है, बाइकार्बोनेट कम हो गया है, तो व्यक्ति में हो जाएगा एसिडोसिस। और कैसा एसिडोसिस बच्चे? रेस्पिरेशन से लेना देना है? नहीं। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस। समझ में आया? अब अगला केस सुनिए, मैकेनिकल वेंटिलेशन। बच्चे मैकेनिकल वेंटिलेशन का बहुत बार पूछता है वो। मैकेनिकल वेंटिलेशन बोले तो मान लीजिए आप वेंटिलेशन की वजह से, मतलब मैकेनिकल वेंटिलेशन से आप क्या दे रहे हो? वेंटी की मदद से आप किसी पर्सन को ऑक्सीजन दे रहे हो। ये एक पेशेंट है, इसको वेंटी की मदद से आप ऑक्सीजन दे रहे हो, और आपने किसी भी वजह से ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा दे दी उस पर्सन को, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे दी आपने उस पर्सन को। अब मुझे बताइए, जब उस मरीज में मशीन की वजह से, वेंटी की वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर हो गई है, तो ऑक्सीजन तो बढ़ जाएगी उसकी बॉडी में, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन बढ़ेगी CO2 क्या हो जाएगी? कम। CO2 क्या हो जाएगी? कम। CO2 कम हो गई यानी एसिड क्या हो गया उसकी बॉडी में? कम। क्या हो गया? एसिड कम हो गया। और जब भी एसिड कम होता है हम क्या बोलते हैं? एल्कलोसिस। क्या बोलते हैं?
एल्कालोसिस, एल्कालोसिस, क्योंकि एसिड कम हो गया। जब भी CO2 बढ़ेगा तो जब भी ऑक्सीजन बढ़ेगा तो CO2 कम हो जाएगा, और CO2 कम होगा तो एसिड कम होगा, एसिड कम होगा यानी बेस बढ़ रहा है, यानी एल्कालोसिस कंडीशन होगी। और बताओ क्या रेस्पिरेटरी की वजह से हो रहा है? रेस्पिरेटरी है, जी हाँ, तो आंसर जाएगा रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। यानी अगर मैकेनिकल वेंटिलेशन की वजह से किसी को ज़्यादा ऑक्सीजन दे दिया तो उसमें CO2 कम हो जाएगा, एसिड कम हो जाएगा, एल्कालोसिस हो जाएगा। एसिड कम होना यानी एल्कालोसिस, और रेस्पिरेटरी की वजह से तो रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। याद रखना, यही क्वेश्चन अभी मौसमी में पूछा हुआ है, अभी दिखाऊंगा। अब ये बात ये बताइए बच्चे मुझे, अब ये तो आपको आ चुका होगा, अगर कभी भी किसी मरीज में रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो या रेस्पिरेशन से, कई बारी वो आपसे गाइड में पूछेगा, एक पेशेंट को निमोथोरैक्स हो गया है, एक पेशेंट को एटेलेक्टेसिस हो गया है, एक पेशेंट को अस्थमा हो गया है, एक पेशेंट को एम्फाइसीमा हो गया है, एक पेशेंट को रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। जब भी रेस्पिरेटरी में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगा, आप जानते हैं इन सब वजह से CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि CO2 बाहर से जा ही नहीं पाएगी रेस्पिरेटरी में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। और जब CO2 का लेवल बढ़ जाएगा तो यानी एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। जब एसिड का लेवल बढ़ जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि व्यक्ति में हो चुका है एसिडोसिस, एसिडोसिस, क्योंकि एसिड का लेवल बढ़ रहा है। और कैसा है बच्चे, मेटाबॉलिक कॉज है या रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन की वजह से हो रहा है, तो हम कहेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो कभी भी अगर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन में पूछे क्या आपको ABG की वैल्यूज मिलेंगी, क्या रिजल्ट मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर मैकेनिकल वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा दे दिया, ऑक्सीजन ज़्यादा दे दिया, तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। डायरिया हो गया, बाइकार्बोनेट बाहर चले गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि सारा बेस तो बाहर चले गया, एसिडोसिस। वॉमिटिंग हो गया, सारा एसिड बाहर चले गया, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि एसिड तो सारा बाहर चले गया। उसी तरीके से गैस्ट्रिक लवाज कर दिया बच्चे, गैस्ट्रिक लवाज यानी गैस्ट्रिक का सारा कंटेंट बाहर निकाल दिया, एसिड बाहर निकाल दिया, तो एल्कलोसिस हो जाएगा, मेटाबॉलिक हो जाएगा। अगर एम्फाइसीमा है यानी कोई भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड दिक्कत है तो CO2 बाहर नहीं जा पाएगी, CO2 बढ़ जाएगी, CO2 बढ़ जाएगी तो एसिड, एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी हो जाएगा। तो इसके लिए, और ये एरो वाला तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये थोड़ा सा ABG एनालिसिस सबसे शॉर्ट में जो हो सकता था मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। अब देखो बच्चे, pH कितना होता है, 7.35 टू 7.45। अब इसका pH 7.52 है, यानी pH तो बढ़ा हुआ है। PCO2 कितना होता है, 35 टू 45, 35 टू 45, इसका कितना है 32, तो इसका PCO2 लेवल कम है। और HCO3 कितना होता है, 22 टू 26, तो ये HCO3 नॉर्मल है। यानी एक एरो नीचे जा रहा है, एक एरो ऊपर जा रहा है, यानी रिवर्स एरो जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा रेस्पिरेटरी। रिवर्स जब एरो जाता है, जब अपोजिट एरो जाते हैं तो रेस्पिरेटरी। और अब देखो PCO2 का लेवल क्या कर रहा है, कम कर रहा है, PCO2 कम। PCO2 बोले तो एसिड क्या हो रहा है बच्चे, एसिड क्या हो रहा है, कम। और जब एसिड कम होता है तो हम क्या कहते हैं, एल्कलोसिस, एल्कालोसिस, एसिड कम हो रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। यानी इन pH की वैल्यू को देखने के बाद आपको पता चलेगा इस मरीज को रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो रहा है। अब रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में आप जानते हैं यानी रेस्पिरेशन की वजह से एल्कोलोसिस होना, एल्कोलोसिस यानी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाना और CO2 का लेवल कम हो जाना। एल्कोलोसिस में यही तो देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में मतलब ऑक्सीजन बढ़ गई है और CO2 कम हो गई। अब ऐसी कंडीशन ढूंढने की कोशिश करो इनमें जिनमें ऑक्सीजन बढ़ जाए और CO2 कम हो जाए। अब देखो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में बच्चे, मैंने आपको बार बार बताया, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में CO2 बढ़ती है, ऑक्सीजन कम होती है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा क्योंकि CO2 बढ़ रही है, तो ये उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन का कोई लेना देना नहीं है। प्रोलॉन्ग्ड गैस्ट्रिक सक्शनिंग, बताओ बच्चे, मैंने आपको बताया था कि जब प्रोलॉन्ग्ड गैस्ट्रिक सक्शनिंग करते हैं तो स्टमक में जो HCl है वो बाहर जाता है, एसिड बाहर जाता है, एसिड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एसिड कम हो जाएगा तो यह एल्कलोसिस तो होगा, एल्कलोसिस तो ये होगा। लेकिन बताओ बच्चे, क्या ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा, नहीं, ये होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि स्टमक का एसिड बाहर गया है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। हमें ढूंढना है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस किसकी वजह से हो रहा है। तो बच्चे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए आखिरी ऑप्शन को, ध्यान से देखिए इस ऑप्शन को, एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन।
यानी अगर आपने गलती से मैकेनिकल वेंटिलेशन से ज़्यादा ऑक्सीजन दे दी मरीज को, तो ऑक्सीजन जब ज़्यादा दे दी तो ऑक्सीजन तो बढ़ गई, और जब ऑक्सीजन बढ़ गई CO2 कम हो गया, और जब CO2 कम होता है तो उसको हम एल्कोलिसिस कहते हैं, या फिर जब हम ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो उसको एल्कोलिसिस कहते हैं। और क्योंकि मैकेनिकल वेंटिलेशन की वजह से, रेस्पिरेशन की वजह से हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस उसको बोलेंगे। तो बच्चे जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कि एक व्यक्ति के ऐसे ऐसे लैब वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं, और अब बताइए कि इस लैब वैल्यू के अकॉर्डिंग इस मरीज को क्या होगा। मैं पूरा ही रब कर रहा हूँ बच्चे, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान लगा के मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है कि अगर ये पूछा जाएगा, पहले आप ये देखिए, कंक्लूजन ड्रॉ करिए कि यह तो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस है, और फिर देखिए इनमें से मैकेनिकल वेंटिलेशन रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस कर सकता है, इसीलिए उत्तर जाएगा 4th वन। और क्यों कर सकता है? क्योंकि यह ऑक्सीजन को बढ़ा देता है, CO2 को कम कर देता है, और ऑक्सीजन का बढ़ना एल्कोलिसिस और रेस्पिरेशन की वजह से है, तो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। चलिए बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया। अगर ये आप समझ पाए हैं तो आज के बाद शायद 10 से 12 क्वेश्चन पीएच से रिलेटेड, और ये डायरेक्टली आप सॉल्व कर देंगे। आगे देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए बच्चे। ये कह रहा है एक आर्टियल ब्लड गैस की रिपोर्ट है जो बता रहा है कि pH 7.25 है। तो बताओ बच्चे, 7.35 टू 7.45 नॉर्मल होती है, तो pH का एरो कैसे जाएगा? नीचे की तरफ, यानी pH तो है कम। PCO2 35 टू 45 होती है, तो PCO2 तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। और HCO3 20 है। और बताओ बच्चे, HCO3 का नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 22 से 26, 22 टू 26, यानी HCO3 भी हुआ है कम। HCO3 भी क्या हुआ है? कम हुआ है, यानी pH भी कम हो रही है और HCO3 भी कम हो रहा है। जब भी एरो सेम जाते हैं, तो मैंने बताया था ROME, यानी रिवर्स जाएंगे तो ऑपोजिट जाएंगे एरो तो रेस्पिरेटरी, अगर सेम जाएंगे तो मेटाबॉलिक, सेम जाएंगे तो क्या होता है? मेटाबॉलिक। तो पहला तो लिख लो, क्योंकि एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये होगा मेटाबॉलिक, ये होगा मेटाबॉलिक। और अब देखो SCO3 कम हो रहा है, SCO3 यानी बेस, SCO3 क्या है बच्चे? बेस। और बेस का कम होना यानी बाइकार्बोनेट, यानी बेस अगर कम होगा तो एसिड बढ़ जाएगा, यानी बेस का कम होना क्या कहलाता है? एसिडोसिस। जब बेस कम हो रहा है तो एसिड बढ़ रहा है, नॉर्मल सी बात है। तो SCO3 कम हो रहा है, यानी क्या देखने को मिलेगा? एसिडोसिस। तो अब मुझे बताओ बच्चे, समझ में आया? दोनों एरो सेम डायरेक्शन में, तो मेटाबॉलिक, और बेस कम हो रहा है तो एसिड बढ़ेगा, तो एसिडोसिस। अब देखिए इसमें जो सही उत्तर जाएगा वो सही उत्तर जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक तो क्यों? क्योंकि दोनों एरो सेम डायरेक्शन में नीचे की तरफ, और बेस कम हो रहा है यानी एसिड बढ़ रहा है, तो एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज द राइट। अब ये क्वेश्चन नंबर 129 भी बच्चे एसिड बेस बैलेंस से रिलेटेड है, तो ये भी मॉस्बी का आप सॉल्व करिए। क्या कह रहा है? ये कह रहा है व्हाट कॉम्प्लिकेशन इज प्रिवेंटेड व्हेन अ नर्स एड्रेसेस नीड्स ऑफ अ क्लाइंट हु इज हाइपर वेंटिलेटिंग। एक मरीज है जो हाइपर वेंटिलेशन कर रहा है। हाइपर वेंटिलेशन यानी ज़्यादा ऑक्सीजन, हाइपर वेंटिलेशन यानी उसकी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा हो रही है और CO2 कम हो रही है। बच्चे नॉर्मल सी बात है, जब आप वेंटिलेशन, हाइपो वेंटिलेशन अगर कभी भी लिखे, दो बातें याद रखना बच्चे, जब भी लिखे हाइपो वेंटिलेशन यानी वेंटिलेशन कम हो रहा है, जब वेंटिलेशन कम होगा तो शरीर में CO2 बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो हाइपो वेंटिलेशन में जो स्थिति आपको देखने को मिलेगी, यानी कि CO2 बढ़ रहा है, तो एसिडोसिस, और रेस्पिरेशन की वजह से होता है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हाइपो वेंटिलेशन में। यहाँ पर कह रहा है हाइपर वेंटिलेशन, यानी कि जब वेंटिलेशन ज़्यादा है तो नॉर्मल सी बात है ऑक्सीजन तो बढ़ेगी, CO2 कम होगी। और बच्चे बताओ, अगर CO2 कम होगी तो कंडीशन होगी, यानी CO2 कम है और ऑक्सीजन बढ़ रही है। अगर ऑक्सीजन बढ़ रही है तो एल्कोलिसिस, और रेस्पिरेशन की वजह से हो रहा है, रेस्पिरेटरी कारण है तो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक नर्स मरीज को देख रही है और उस मरीज को हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, तो आप समझ जाना हाइपर वेंटिलेशन यानी ऑक्सीजन ज़्यादा हो रही होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा यानी एल्कोलिसिस, रेस्पिरेशन की वजह से होता है तो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। तो नर्स उसको किस चीज़ से बचाएगी? नर्स जानती है कि इस मरीज में क्या हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा। अब बच्चे बताओ, एक ऑप्शन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, अगर आप सोच पा रहे हैं अब
रिडक्शन इन सीरम पीएच, क्या सीरम पीएच कम होगा बच्चे? सीरम पीएच कम होना किसको दर्शाता है? एसिडोसिस। किसको दर्शाता है? एसिडोसिस। हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया हाइपर वेंटिलेशन किस चीज़ को लीड करता है? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो क्या एसिडोसिस देखने को मिलेगा? नहीं, गलत है उत्तर। एक्सेस ऑक्सीजन सैचुरेशन, बच्चे ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से लेके 99 या 100 तक होता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो आंसर ये भी गलत है, क्योंकि मैक्सिमम तो 100 जा सकता है, वो नॉर्मल होता है, तो एक्सेस तो हो ही नहीं सकता। अगला, क्या बच्चे कार्डिक अरेस्ट हो सकता है? नहीं बच्चे, डिसरिथमियाज हो सकता है, लेकिन कार्डिक अरेस्ट नहीं होता है हाइपर वेंटिलेशन की वजह से। तो बच्चे उत्तर क्या जाएगा? उत्तर जाएगा कार्बोनिक एसिड यानी CO2 का कम होना, डेफिशिएट होना, क्योंकि आप जानते हैं मरीज ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहा है हाइपर वेंटिलेशन, तो ऑक्सीजन तो ज़्यादा हो रही है लेकिन CO2 कम हो रही है, और यही इसका उत्तर जाएगा कि अगर हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है तो नर्स समझ सकती है, उसको डर है कि कहीं CO2 का लेवल कम ना हो जाए, क्योंकि CO2 का लेवल कम होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, तो देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। और ध्यान रखना बच्चे, जब भी हाइपो वेंटिलेशन हो यानी मरीज कम वेंटिलेट कर रहा है और कम वेंटिलेट कर रहा है तो CO2 बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। और कौन सी? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आगे बढ़ते, अब एसिड बेस बैलेंस से एक और क्वेश्चन जो बन रहा है वो क्वेश्चन नंबर 120 है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक क्लाइंट है जो कि अनकम्पनसेटेड एसिडोसिस की कंडीशन में है। आपने देख लिया एसिडोसिस, बच्चे कंपनसेटेड अनकम्पनसेटेड हम डिटेल में पढ़ सकते हैं अगली स्लाइड्स में, लेकिन अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए ये कह रहा है एक क्लाइंट एसिडोसिस की कंडीशन में है, वो भी अनकम्पनसेटेड। वट अप्रोक्सीमेट आर्टियल ब्लड पीएच, उसका पीएच क्या होगा? डज द नर्स एक्सपेक्ट, क्लाइंट है वो एसिडोसिस की कंडीशन में है तो उसका पीएच क्या होगा? हमें ये बात पता है कि पीएच जब बढ़ जाता है और पीएच जब कम हो जाता है, यानी कि बच्चे अगर पीएच किसी भी चीज़ का बढ़ रहा है तो वो होता है, तो हम जानते जब भी पीएच कम होता है एसिडोसिस, और जब भी पीएच बढ़ता है तो एल्कलोसिस। जाहिर सी बात है, ये बात हम पहले से जानते हैं आज की स्लाइड से। तो अब देखिए बच्चे, वो कह रहा है मरीज को एसिडोसिस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पीएच क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। और पीएच नॉर्मल कितना होता है? 7.35 से 7.45। तो अब देखो कि 7.35 से कम पीएच किस में नज़र आ रहा है? क्या 7.48 आंसर होगा? नहीं, ये तो इससे ज़्यादा है, ये तो एल्कलोसिस को दर्शा रहा है, तो उत्तर ये नहीं होगा। हमें एसिडोसिस के लिए देखना है, क्या 7.45 आंसर होगा? नहीं बच्चे, ये तो नॉर्मल रेंज है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्या 7.35 होगा? नहीं बच्चे, ये तो नॉर्मल रेंज है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक आंसर लिखा हुआ है 7.20। 7.20 7.35 से कम है, और जब पीएच कम होता है तो उसको कहते हैं एसिडोसिस। तो यानी अगर नर्स देख रही है कि उसको एसिडोसिस हुआ होगा तो जाहिर सी बात है नर्स समझ जाएगी कि उसका पीएच कितना होगा? 7.20। होपफुली समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट डायग्नोसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ है मरीज को, जिसे डायबिटिक कॉमा हो चुका है। Which element excessively accumulate in the blood to precipitate the sign and symptom associated with this condition? ध्यान से सुनिए बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। मान लीजिए किसी की बॉडी में इंसुलिन नहीं है, ये सेल्स है, ये ब्लड है। मान लीजिए किसी की बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, ये सबसे इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा, जब हम ये चैप्टर करेंगे तब विस्तार से समझेंगे। किसी की बॉडी में अगर मान लीजिए इंसुलिन नहीं है बच्चे, तो इंसुलिन क्या करता है? मान लीजिए यहाँ पर ग्लूकोज है, तो इंसुलिन का काम होता है कि ये इंसुलिन क्या करे, इस ग्लूकोज को लेके इस ग्लूकोज को डाले सेल के अंदर। कहाँ डाले बच्चे? इस ग्लूकोज को सेल के अंदर डाले, और तब ये सेल क्या करती है? आप जानते होंगे सेल क्या करती है। अगर सेल को ग्लूकोज मिलेगी तो ये सेल इस ग्लूकोज का यूज़ करके क्या बनाएगी? एनर्जी बनाएगी। ENERGY, एनर्जी बनाएगी। सिंपल सी बात है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को पकड़ के सेल्स के अंदर डालता है और सेल्स उसको यूज़ करती है एनर्जी बनाने के लिए। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। अगर मान लीजिए, ये नॉर्मल कंडीशन थी बच्चे, ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। अगर मान लीजिए डायबिटीज़ का पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, और आप जानते हैं कि डायबिटीज़ में क्या होता है? इंसुलिन नहीं बनता है। तो डायबिटीज़ वाले मरीज में मान लीजिए इंसुलिन नहीं बना, तो क्या बच्चे वो ग्लूकोज को
ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जा पाएगा? नहीं। तो क्या सेल्स को ग्लूकोज मिलेगा? नहीं। तो क्या एनर्जी बनेगी? नहीं। यानी कि बच्चे डायबिटीज़ के मरीज में जिसमें इंसुलिन नहीं होता है उसमें ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाता है। अब हमें एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि बिना एनर्जी के बॉडी चल नहीं सकती है। इस कंडीशन में बॉडी क्या करती है, अपनी नानी के घर जाती है। नानी के घर गए बोले तो क्योंकि उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो बॉडी सोचती है कोई बात नहीं, मेरे पास फैट है, फैट मैंने उन दिनों के लिए डिपॉजिट करके रखा था जब मुझे पता था मेरे पास एनर्जी नहीं होगी, तो मैं फैट से लूँगा। तो बॉडी क्या करती है, फैट के पास जाती है और फैट को तोड़ती है। फैट को तोड़ती है ताकि उससे क्या बनाया जा सके बच्चे, एनर्जी बनाई जा सके, ताकि फैट को तोड़ के एनर्जी बनाई जा सके। और याद रखना बच्चे, जब भी डायबिटीज़ के मरीजों में फैट टूटता है एनर्जी के लिए, क्योंकि नॉर्मल तरीके से एनर्जी नहीं मिल रही है, तो फैट के टूटने के साथ जब फैट का ब्रेकडाउन होता है तो बनती हैं कीटोन बॉडीज़। क्या बनती है बच्चे? कीटोन बॉडीज़ का बनना। फैट के ब्रेकडाउन के साथ कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, और ये जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं बच्चे, ये एसिड होती हैं नेचर में। याद रखना, एसिड होती हैं। जब भी वो आपसे पूछे कि किसी मरीज में कीटो एसिडोसिस देखने को मिल रहा है, कीटो एसिडोसिस लिखेगा, कीटो एसिडोसिस, तो समझ जाना कीटोन की वजह से, कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन हो गया है व्यक्ति में, उसकी वजह से एसिडोसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 2-4 चीज़ें आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होंगी कि जब भी डायबिटीज़ के मरीज में नॉर्मल इंसुलिन नहीं बनता है तो ग्लूकोज भी सेल के अंदर नहीं जा पाता है, तो एनर्जी नहीं बनती है, इसीलिए बॉडी डायरेक्टली फैट का ब्रेकडाउन कर देती है एनर्जी के लिए। और जब फैट का ब्रेकडाउन होता है तो कीटोन बॉडीज़ बनती है, और जब कीटोन बॉडी बनती हैं तो एसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि कीटोन क्या होती है, एसिडिक होती है नेचर में। तो अब ये पूछ रहा है कि विच एलिमेंट, अब देखिए बच्चे क्वेश्चन देखिए, अब अगर मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखाऊं, अब मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ पर रब करता हूँ, तो आप देखिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है, आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं, आप क्वेश्चन को समझिए। ये कह रहा है कि विच एलिमेंट एक्सेसिवली इंक्लूड, कौन सा एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाएगा इस कंडीशन की वजह से। क्या हुआ था बच्चे, डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक कोमा हुआ था, यानी मरीज ने, बॉडी ने क्या करा था, फैट का ब्रेकडाउन किया था एनर्जी के लिए। और जब फैट का ब्रेकडाउन किया जाता है एनर्जी के लिए, मैंने क्या बताया, क्या बनती है, कीटोन बॉडी बनती है, कीटोन बॉडी बनती है, और उनका लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाती है तो एसिड बढ़ जाता है, एसिड बढ़ जाता है तो एसिडोसिस हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए किस ऑप्शन में लिखा हुआ है कि कीटोन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कीटोन एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड फैट ब्रेकडाउन कॉजिंग एसिडोसिस, यही इसका सही उत्तर होगा बच्चे, क्योंकि रैपिड फैट ब्रेकडाउन हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कीटोन बॉडी में बढ़ जाएंगी। कीटोन एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड फैट ब्रेकडाउन कॉजिंग एसिडोसिस। ठीक है, समझ में आया। और कभी आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि डायबिटिक कोमा या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कौन सा देखने को मिलता है, तो आप बताओगे कौन सी पीएच इम्बैलेंस देखने को मिलता है, एसिडोसिस। और याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत फेमस, बता देता हूँ यहाँ से, बाद में सॉल्व करवाऊंगा, कि जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आपको याद रखना, एसिडोसिस में आपको देखने को मिलेगा कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन। कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन देखने को मिलता है बच्चे इस व्यक्ति में जिसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले व्यक्ति में देखने को मिलता है कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आया, थैंक यू। तो आज की स्लाइड में इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कुछ और मौसबी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और धीरे धीरे बच्चे हम कोशिश करेंगे हम पूरी मौसबी सॉल्व कर दें। ओके, मौसबी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स डालते रहिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट्स पढ़ के, और मुझे क्या और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए क्लासेस में, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, पूरा अपना फीडबैक, जो भी आपको पूछना है आप फीडबैक दे सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।